Chapters 1061 Blood Torrent, 1062 Chu-Du's Weakness, 1063 Transformation Path, 1064 I Am a Transformation Path Gu Immortal Chapter Start, Chapter 1061 Blood Torrent Northern Plains. सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर आसमान की पहली परत में फैंग युआन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इतने दिन डिडक्शन में लगा दिए, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम ही ठीक है। इसे आगे भी ब्लड टॉरेंट हाई बुलाऊंगा। ये सोचते ही फैंग युआन के इशारे पर उसके आसपास के गू वॉर्म्स हरकत में आ गए और चारों तरफ फैल गए। संगडन मोटल गू उसके चारों तरफ उड़ने लगे, एक बड़ा सा घेरा बनाते हुए। ब्लड एसिड इमॉर्टल गू उसके सीने में था। उसका लाल निशान चमकने लगा और उससे एकदम झुलसा देने वाली गर्मी निकलने लगी। अचानक फैंग युआन के सीने से खून जैसी लाल, चौंधिया देने वाली रोशनी निकली। ये लाल रोशनी सीधा आसमान की तरफ गई और खून की एक विशाल धारा में बदल गई। खून की वो धारा फैंग युआन को अपने साथ लेकर आगे बढ़ी। आसमान में उड़ने के बाद एक सर की आवाज के साथ एक लंबी लाल लकीर खींच गई। आसमान की पहली परत में खून जैसी लाल रोशनी की एक नदी बह रही थी। वो जहां से भी गुजरती, खून की ऐसी तेज बदबू आती कि किसी का भी जी मचल जाए। खून जैसी लाल रोशनी की यूएस नदी में फैंग युआन का पूरा जिस्म ढका हुआ था। वो पूरी तरह से छिपा हुआ था। ये आचा था, वो खुद को छिपा सकता था। अगर दुश्मन अटैक करना भी चाहते तो उन्हें पता नहीं चलता कि नदी के किस हिस्से पर हमला करना है। कुछ देर उड़ने के बाद फैंग युआन रुक गया। खून जैसी लाल रोशनी वाली वो नदी गायब हो गई और फैंग युआन का फिगर वहां अकेला दिखाई दिया। इस नदी की स्पीड और भी तेज हो सकती है, बस मुझे कुछ और मोर्टल गू इसमें जोड़ने होंगे। फैंग युआन ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में सोचा और इस नतीजे पर पहुंचा। लेकिन मैं कितने भी मोर्टल गू जोड़ लूं, इसकी लिनियर स्पीड स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू का मुकाबला नहीं कर सकती। स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू एक रैंक 7 इमॉर्टल गू था, जबकि ये इमॉर्टल किलर मूव ब्लड टॉरेंट सिर्फ एक रैंक 6 इमॉर्टल गू यानी रैंक 6 ब्लड एसिड इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करता था। इसलिए स्पीड का स्वॉर्ड एस्केप से कम होना तो नेचुरल था। जब तक फैंग युआन ब्लड एसिड इमॉर्टल गू को रैंक 7 तक रेज नहीं कर लेता, ब्लड टॉरेंट की सीधी रफ्तार स्वॉर्ड एस्केप को पीछे नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन इस तरह एक रैंक 6 गू इमॉर्टल होते हुए फैंग युआन के लिए रैंक 7 इमॉर्टल गू यूज करना, उससे वही पुरानी अजीब सिचुएशन का सामना करना पड़ता। इसमें कोई फायदा नहीं था। मेरी सीधी लाइन में ट्रैवल करने की स्पीड स्वॉर्ड एस्केप से कम है, यह तो एक्सपेक्टेड था, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने ये इमॉर्टल किलर मूव इसलिए डिड्यूस किया है ताकि मेन डायरेक्शन बदलते हुए ट्रैवल कर सकूं और स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू की कमी को पूरा कर सकूं। मेन ब्लड टोरेंट और स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू को बारी बारी इस्तेमाल कर सकता हूं। इस तरह मैं बड़ी मुश्किल से छूडू का सामना कर पाऊंगा। फैंग युआन ने साफ साफ सोच लिया था। ब्लड टोरेंट एक ब्लड पाथ किलर मूव था, जबकि स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू स्वॉर्ड पाथ का, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं था। अगर कोई दूसरा गू इमॉर्टल इन दोनों को इस्तेमाल करता तो उनका दोनों तरफ से नुकसान होता। लेकिन फैंग युआन एक एक्सेप्शन था। उसका शरीर खास था। यह सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू से बना था। उसके डाव मार्क्स हर पाथ के दर, लेकिन वो एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते थे। फैंग युआन ब्लड टोरेंट और स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू को बारी बारी इस्तेमाल कर सकता था, बिना उनकी असली ताकत को कम किए। स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू किसी को सीधी लाइन में उड़ने देता था, भले ही वो तेज था, लेकिन वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकता था। ये बहुत सिंपल था, इसका तोड़ निकालना आसान था। अगर यूजर डायरेक्शन बदलने के लिए रुकता तो अस्पाल में दिखने वाली कमजोरी का डोमिनेशन इमॉर्टल पूरा फायदा उठा लेता। लेकिन अगर वो स्वॉर्ड एस्केप और ब्लड टॉरेंट को बारी बारी इस्तेमाल करता तो वो उनकी कमजोरियों को पूरा कर देता। वो डोमिनेशन इमॉर्टल का सामना कर पाता। छूडू एक स्ट्रेंथ पाथ गू इमॉर्टल था। स्ट्रेंथ पाथ एक ऐसा पथ था जो ऑफेंस और रिकवरी पर फोकस करता था। बैटल में इसकी सस्टेनेबिलिटी सबसे ज्यादा थी, लेकिन इसमें आमतौर पर स्पीड की कमी होती थी। ऑफ कोर्स ये सिर्फ फैंग युआन का अंदाजा था। ये काम करेगा या नहीं, इसके लिए उसे टेस्ट करना जरूरी था। आखिरकार डोमिनेशन इमॉर्टल छूडू आखिरी बार 100 साल पहले ओपनली लड़ा था। ल्यू ट्राइब के पहले सुप्रीम एल्डर के साथ अपनी लड़ाई के बाद उसने अपने निशान मिटा दिए थे और अकेले में कल्टीवेशन कर रहा था। फैंग युआन ने पिछले कुछ दिनों में न सिर्फ अपना ब्लड पाथ किलर मूव डिड्यूस किया था, बल्कि उसने हर तरह के तरीकों से छूडू के बारे में इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट की थी। लेकिन ज्यादातर इंफॉर्मेशन 100 साल पुरानी थी। इस पॉइंट पर फैंग युआन को फेरी लीशन की याद आने लगी। हे लुलैन की छोटी आंटी के पास माउंटेन प्लेज गू था।
उनका नेटवर्क बहुत बड़ा था और वो डिमोनिक और राइचस पथ के कई लोगों, यहाँ तक कि अकेले इमॉर्टल्स के कांटेक्ट में भी थी। अगर वो अभी यहाँ होती तो वो चूडू के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाता। लंग या सेक्ट भले ही बहुत बड़ा हो, लेकिन वो इतने सालों तक अकेले में रहा है और हाल ही में दुनिया से दोबारा कांटेक्ट बनाना चाहता है। इंफॉर्मेशन के मामले में यह फेरी ली शन का मुकाबला नहीं कर सकता। इंफॉर्मेशन पाथ, ये मेरी कमजोरियों में से एक है, मुझे इससे ठीक करना होगा। फैंग युआन के ख्याल भटक रहे थे। उसने ये टियन माउंटेन की लड़ाई के बारे में सोचा। वो कितना बड़ा जाल था। फैंग युआन ने उसके बारे में सोचा और उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। वो इसलिए बच पाया क्योंकि 2 जायंट्स लड़ रहे थे और उसने एक चींटी की तरह उनके झगड़े से फायदा उठाया। वो बड़ी मुश्किल से बचा, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा किस्मत की वजह से था। सोचने पर यह इसलिए था क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट बहुत कम थी, उसके पास इंटेल की कमी थी। अगर उससे ये टियन माउंटेन के छिपे हुए डिटेल्स पता होते तो उसने अपने प्लान्स बदल दिए होते। लेकिन अगर मेरे पास फेरी ली शन के इंफॉर्मेशन पाथ मेथड्स होते भी तो भी मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। ये टियन माउंटेन एक बहुत बड़ी साजिश थी। मेरी पिछली लाइफ के 500 सालों में इतना बड़ा हंगामा कभी नहीं हुआ था। फैंग युआन ने अपने सभी बेमतलब के ख्यालों को एक तरफ रखा। ये कहना पड़ेगा, दोबारा जिंदा होने के बाद उसकी सोचने की स्पीड बहुत तेज हो गई थी। यह इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी से बिल्कुल अलग था और अपने विजडम पाथ ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल के साथ कई विजडम पाथ मेथड्स की मदद से वो अपनी पिछली लाइफ के 500 सालों से भी ज्यादा परसेप्टिव हो गया था। वो और भी तेजी से सोच सकता था। इस मामले में उसने खुद को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था। भले ही उसने ब्लड टॉरेंट डिड्यूस कर लिया था, उससे इसकी प्रैक्टिस करनी थी और उस करते हुए इससे मॉडिफाई करते रहना था। एक इमॉर्टल किलर मूव बनाने के बाद उससे ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता था। गू इमॉर्टल को उससे मॉडिफाई और इम्प्रूव करना पड़ता था या जरूरत पड़ने पर उससे पूरी तरह से बदलना भी पड़ता था। पुराने समय में डोंगफैंग चैंगफैन ने मिरियड स्टार फायरफ्लाइज बनाया था। उसने उससे कई बार इम्प्रूव किया था। इतना होने के बावजूद वो खुद उससे सेटिस्फाइड नहीं था। कुछ इमॉर्टल किलर मूव्स को उनके क्रिएटर पूरी लाइफ इम्प्रूव करते रहते हैं, यहां तक कि उनके सक्सेसेस भी इस प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। जैसे कि पियरलेस क्रेसेंट मून / हेवंस एनवी मैनर का एक सिग्नेचर इमॉर्टल किलर मूव था। गू इमॉर्टल्स की कई पीढ़ियों ने इससे अनगिनत बार इम्प्रूव किया था। इसीलिए यह मूव सेंट्रल कॉन्टिनेंट में फेमस हो सका और इसकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था। फैंग युआन का इमॉर्टल किलर मूव तो बस जल्दी में बनाया गया था। यह पियरलेस क्रेसेंट मून / जैसे मूव्स के लेवल से बहुत दूर था। आने वाले दिनों में फैंग युआन ने ब्लड टोरेंट और स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस की। लगातार इस्तेमाल से उसका एक्सपीरियंस बढ़ा। उससे ब्लड टोरेंट और स्वॉर्ड एस्केप के इस्तेमाल के बारे में बहुत कुछ समझने को मिला। प्रैक्टिस करते हुए वो मूव को मॉडिफाई करता रहा। आखिर में उसने ब्लड टोरेंट में मोर्टल गू जोड़ना बैंड कर दिया, बल्कि उसने कुछ गू वॉर्म्स को निकालना शुरू कर दिया। मुझे ब्लड टोरेंट को स्वॉर्ड एस्केप के साथ काम करवाना है क्योंकि मुझे इसकी जरूरत डायरेक्शन बदलने के लिए है। स्वॉर्ड एस्केप के रुकने के बाद मुझे एक पाल में ब्लड टोरेंट को सक्सेसफुली एक्टिवेट करना होगा। ये बहुत कम टाइम है, इसलिए बहुत सारे मोर्टल गू इससे मुश्किल बना देते हैं। इससे न सिर्फ टाइम बर्बाद होगा, एक्टिवेशन की डिफिकल्टी बढ़ेगी, बल्कि स्पीड में थोड़ी सी बढ़ोतरी से फायदा भी बहुत कम होगा। ये लगभग तैयार है। मुझे अपना इमॉर्टल एपर्चर समेट कर भागने की कोशिश करनी चाहिए। देखते हैं कि मैं छू डू से बच पाता हूं या नहीं। भले हाईफैंग युआन और ब्लड पाथ किलर मूव्स बना सकता था, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ब्लड एसेट इमॉर्टल गू मिलने के बाद उसने इस इमॉर्टल गू को कोर बनाकर अपनी पिछली लाइफ के 500 सालों के जमा किए गए मोर्टल किलर मूव्स के साथ 3 ब्लड पाथ किलर मूव्स बनाए: लाइफ स्टेकिंग ब्लड प्रिंट, ब्लड हीलिंग लेक और ब्लड टॉरेंट। इस लेवल पर यह काफी था। आखिरकार उसके पास सिर्फ ब्लड एसेट इमॉर्टल गू था। अगर वो एक ब्लड पाथ किलर मूव इस्तेमाल करता तो दूसरे उसी वक्त इस्तेमाल नहीं किए जा सकते थे। दूसरे एस्पेक्ट्स के लिए फैंग युआन दूसरे इमॉर्टल गू इस्तेमाल कर सकता था। ये टियन माउंटेन की लड़ाई के बाद उसने अपने लगभग सभी जमा किए गू वॉर्म्स खो दिए थे। उसके अभी के गू वॉर्म्स कई पाथ्स के वो एक मेस थी और सिस्टमैटिकली सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे। लेकिन अभी के लिए उसके पास उन्हें इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन अगर मुझे एक और चांस मिलता तो मैं फिर भी सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू को हाई चुनता। फैंग युआन को इस बारे में कोई डाउट नहीं था। भले हाईफैंग युआन सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर था,
जिसे गार्ड करना आसान और अटैक करना मुश्किल था, लेकिन उससे इस बात से सतर्क रहना था कि चूडू कहीं दूसरों से मदद न मांग ले या आईसी प्लेन पर एक इमॉर्टल बैटलफील्ड किलर मूव सेटअप न कर दे। किसी भी हालत में वो जितनी देर रुकता उतना ही बुरा होता। अपना मन बनाने के बाद फैंग युआन को कोई और हिचकिचाहट नहीं थी। उसके इशारे पर पूरा इमॉर्टल एपर्चर हिलने लगा। झटके बढ़ते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद इमॉर्टल एपर्चर की दुनिया सिकुड़ने लगी। ये एक इनक्रेडिबल स्पीड से सिकुड़ रही थी। एक पाल के बाद फैंग युआन ने अपनी आंख खोली और वो पहले से ही बाहर की दुनिया में नॉर्दर्न आईसी प्लेन पर था। वहां ना बर्फ थी ना हवा। हल्की सफेद धूप यूएस चपटे बर्फीले मैदान पर चमक रही थी। अभी भी बहुत ठंड थी। फैंग युआन ने अपना दिमाग फोकस किया। उसने अपनी आंख में एक दिव्या रोशनी के साथ चारों तरफ देखा और जल्द ही चूडू को देख लिया। डोमिनेशन इमोर्टल चूडू। जैसा कि फैंग युआन ने सोचा था, वो यही रुका हुआ था और गया नहीं था। लेकिन अजीब बात चूडू का एटीट्यूड था। रुको, प्लीज रुको। चूडू ने हमला नहीं किया। उसने मुस्कुराते हुए फैंग युआन से बड़े नर्म लहजे में कहा। उसमें बिल्कुल भी मारने का इरादा नहीं था। फैंग युआन ने नाक सिकोड़ी। जबरदस्ती करने के बाद अब तमीज से पेश आ रहे हो? मैं शर्मिंदा हूं, सच में बहुत शर्मिंदा हूं। चूडू ने अपनी गलती मानी। उसने माफी मांगी। मैं पहले कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर गया था। लेकिन तुम्हारा ट्रिब्यूलेशन देखने के बाद उसका मेरे आगे के कल्टिवेशन जर्नी पर बहुत बड़ा असर पड़ा। इसलिए मैंने एक पाल के लिए अपना आपा खो दिया और हमला कर दिया। ए फ्लैट जब मैं सोचता हूं तो ये सच में बहुत शर्मनाक था। फैंग युआन ने चूडू को सतर्कता से देखा। उसने आसपास के एरिया को जांचने के लिए कई मेथड्स का इस्तेमाल किया। ये देखकर कि फैंग युआन चुप है, चूडू ने शुरुआत की। दोस्त, मैं तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहता। मुझे बस रेकलेस सेवेज के असली मतलब को निकालने का तरीका चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हम एक डील कर सकते हैं। डील? फैंग युआन की आंख में चमक आ गई। उसने सोचते हुए कहा, यह नामुमकिन नहीं है। बस तुम्हें अपने ऑफर से मुझे इंटरेस्ट दिलाना होगा। चूडू के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन आगे फैंग युआन ने कहा, लेकिन ट्रांजैक्शन से पहले हमें तुम्हारे मुझ पर हमला करने का हिसाब बराबर करना होगा जिसने मेरे ट्रिब्यूलेशन में दखल दिया। कंपनसेशन से मैं तुम्हें जरूर सेटिस्फाई कर दूंगा। चूडू ने तुरंत कहा। उसका एटीट्यूड बहुत अर्नेस्ट था। यहां तक कि फैंग युआन भी हैरान था। क्या ये वही डोमिनेशन इमॉर्टल था? लेकिन इसके बारे में सोचने पर फैंग युआन की चूडू के प्रति सतर्कता और बढ़ गई। ये आदमी अपनी इज्जत को साइड में रख सकता था। वो एक कमाल का इंसान था। जो भी उससे कमाकेगा वो बहुत बड़ा बेवकूफ होगा। अगर तुम मुझे कॉम्पनसेट करना चाहते हो तो अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मेरा फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गू वापस करो। फैंग युआन ने कहना जारी रखा। चैप्टर 1062 चूडूज वीकनेस। ये सुनकर कि फैंग युआन फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गू वापस चाहता है, चूडू मुस्कुराया। उसने जवाब दिया, जैसे ही हमारी डील पूरी होगी मैं न सिर्फ फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गू वापस करूंगा बल्कि तुम्हें एक शानदार कॉम्पनसेशन भी दूंगा। क्या मजाक है? ऑफकोर्स उससे अभी के लिए यह फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गू अपने पास रखना ही था। यह फैंग युआन को काबू में रखने के लिए सबसे अच्छा बार्गेनिंग चिप था। चूडू इससे अभी कैसे वापस कर सकता था? चूडू अभी गर्माजोशी और तमीज से पेश आ रहा था, लेकिन वो अंदर से इस बात को खूब जानता था। फैंग युआन हंसा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई निराशा नहीं थी। जब उसने ये सवाल पूछा, उससे पहले से ही जवाब पता था। उसका एक्सप्रेशन ठंडा हो गया। चूडू, तुम्हारे अंदर कोई सच्चाई नहीं है। हम इस मामले को भूल सकते हैं। ये कहते हुए उसने स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू एक्टिवेट किया और एक तलवार की तरह उड़ गया। उसने हवा को चीर दिया और पाल भर में बहुत दूर पहुंच गया। दोस्त, प्लीज रुको। चूडू का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने तेजी से पीछा किया। फैंग युआन सीधा आगे बढ़ा, आसमान की तरफ इशारा करते हुए। कुछ देर उड़ने के बाद चूडू का फिगर कई पीछे दिखाई दिया। इमॉर्टल किलर मूव। फैंग युआन ने पीछे मुड़कर देखा और महसूस किया कि चूडू पर गू वर्म का ऑरा बहुत कॉम्प्लेक्स था। ये एक स्ट्रेंथ पाथ मूवमेंट किलर मूव था और रैंक 7 पर था। यह स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू के लिनियर मूवमेंट से भी तेज था। फैंग युआन का दिल डूब गया। यह सिचुएशन उसके लिए खराब थी। असल में उसने अपनी ज्यादातर उम्मीद स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू पर लगा रखी थी। आखिरकार ये बहुत तेज था, यहां तक कि एंशिएंट क्लाउड बीस्ट्स भी इससे पकड़ नहीं पाते थे। सस्पिशियस लिंक रिमूव्ड। और सोचो, डोमिनेशन इमॉर्टल चूडू के पास भी एक इमॉर्टल किलर मूव था जो उससे स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू से भी तेज उड़ने देता था। मुझे डर है कि चूडू ने इस एक के अलावा और भी गू मास्टर्स को उनके इमॉर्टल असेंशन के लिए पाला पोसा है।
पिछले 100 सालों में उसने जरूर सीक्रेटली रेकलेस सेवेज का बहुत सारा असली मतलब हासिल किया होगा। उसका स्ट्रेंथ पाथ अटेनमेंट लेवल इतना गहरा है कि नापा नहीं जा सकता। इसी तरह उसने ऐसे स्ट्रेंथ पाथ किलर मूव्स बनाए हैं। जबकि स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू काम नहीं करेगा, तो चलो ब्लड टॉरेंट ट्राई करते हैं। फैंग युआन ने सोचा और स्वॉर्ड एस्केप को रोक दिया। उसका शरीर इनर्शिया की वजह से अभी भी आगे उड़ रहा था, लेकिन धीमा हो गया था। इसके बाद उसके शरीर पर खून जैसी लाल रोशनी चमकी जिसने उससे पूरी तरह से घेर लिया और खून की एक नदी में बदल गई। खून की नदी आसमान को चीरती हुई आगे बढ़ी, एक फिसलते हुए लाल सांप की तरह। हवा में खून की बदबू फैल गई। इमॉर्टल किलर मूव ब्लड टॉरेंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया। फैंग युआन मुड़ा और अपनी बाईं तरफ उड़ने लगा। दोनों मूव्स का लगातार इस्तेमाल बहुत स्मूथ था, यहां तक कि फैंग युआन भी संतुष्ट था। मैंने इमॉर्टल गू की संख्या कम कर दी, ये सही कदम था। इस तरह ब्लड टॉरेंट के फैल होने के चांसेस कम हैं और वे इससे तेजी से इस्तेमाल कर सकता हूं। ये सब इमॉर्टल एपर्चर में की गई प्रैक्टिस की बदौलत है। ये ख्याल बस एक पाल के लिए आए, उसका ध्यान मुख्य रूप से डोमिनेशन इमॉर्टल चूडू पर था। फैंग युआन ने अपना डायरेक्शन बदल लिया था। सबसे जरूरी बात चूडू का इस पर रिएक्शन था। अगर चूडू मुझे पकड़ लेता है तो मुझे रुककर उससे बहस करनी पड़ेगी, ट्रांजैक्शन के मामले पर डिस्कस करने के लिए। फैंग युआन सबसे बुरी सिचुएशन के लिए प्लानिंग कर रहा था, लेकिन डोमिनेशन इमॉर्टल चूडू एक इनक्रेडिबल फोर्स के साथ आगे बढ़ा और उसके पास से उड़ता हुआ निकल गया। फैंग युआन का चेहरा जम सा गया। उसकी नज़र चूडू का पीछा करने लगी। उसने देखा कि दूसरा शख्स एक बुलेट ट्रेन की तरह आगे बढ़ रहा है। चूडू इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि उसके रास्ते में शॉक वेव्स महसूस की जा सकती थी। 10 से ज्यादा ली उड़ने के बाद चूडू की स्पीड धीमी हो गई जब तक कि वो रुक नहीं गया। इसके बाद वो मुड़ा और धीरे धीरे स्पीड पकड़ने लगा, फैंग युआन की तरफ बढ़ते हुए। उसकी स्पीड तेज और तेज होती गई। जल्द ही वो एक ऐसी स्पीड पर पहुंच गया जो स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू से भी ज्यादा थी। फैंग युआन की एड में चमक आ गई। उसने तुरंत ब्लड टॉरेंट का इस्तेमाल किया और अपना डायरेक्शन बदल लिया। इस तरह वही सिचुएशन फिर से हुई। डोमिनेशन इमॉर्टल चूडू शान से, या कहें तो बेदर्दी से, उसके पास से उड़ता हुआ निकल गया। फैंग युआन खुश हो गया। सस्पिशियस लिंक रिमूव्ड। वो स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू के बारे में चिंतित था क्योंकि वो सिर्फ सीधी लाइन में उड़ सकता था, इसलिए उसने यूएस कमजोरी को पूरा करने के लिए ब्लड टॉरेंट बनाया। और सोचो, ये कमी डोमिनेशन इमॉर्टल चूडू के लिए और भी ज्यादा सीरियस थी। सिचुएशन अचानक बदल गई। फैंग युआन के ख्याल तेजी से घूमने लगे। उसने रुकने का फैसला किया। उसके लिए अब भागना और चूडू से पीछा छुड़ाना बहुत आसान था। जब तक वो सतर्क रहता, वो फेल नहीं होता। इंटरेस्टिंग। फैंग युआन ने बड़बड़ाते हुए चूडू से नेगोशिएट करने का फैसला किया। चूडू ने देखा कि फैंग युआन ने उड़ना बैंड कर दिया है और उस बहुत खुशी हुई। वो भी रुक गया। बहुत करीब, बहुत करीब। लगता है मेरे हाथों में जो फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गू है वो बहुत काम का है। सामने वाला इसके बारे में सोच रहा है। फैंग युआन ने चूडू के यूएस तक उड़कर आने का इंतजार किया। एक सर्टेन दूरी के बाद उसने अपना हाथ उठाया। रुको, चलो इस दूरी के साथ बात करते हैं। फैंग युआन सतर्क था। भले हाई मूवमेंट का एडवांटेज उसके पास था, फिर भी एक सर्टेन दूरी बनाए रखना बेहतर था। चूडू तुरंत रुक गया। वो मुस्कुराया, पहले के मुकाबले थोड़ा दयनीय लग रहा था। फैंग युआन ने कहा, ब्रदर चू सच में इनक्रेडिबल हैं। ये सच में इन्हीं खोल देने वाला था। ये कौन सा किलर मूव है? ये इतना कमाल का है, यहां तक कि मेरा स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इस किलर मूव का नाम बॉडी स्ट्रेंथ ट्रैवल है। मैंने इससे बहुत मेहनत के बाद बनाया है। ये मेरे इमॉर्टल बॉडी के स्ट्रेंथ पाथ डाउ मार्क्स का इस्तेमाल करके मेरी स्पीड बढ़ा सकता है। लेकिन इसमें एक कमजोरी है, मैं सिर्फ आगे जा सकता हूं और उड़ते हुए डायरेक्शन नहीं बदल सकता, यहां तक कि पीछे भी नहीं मुड़ सकता। मैंने इसके साथ अभी अच्छी प्रैक्टिस नहीं की है। मैंने इससे आज घबराहट में इस्तेमाल किया। ये सच में शर्मनाक था। चूडू ने कहा। उसने साफ साफ अपनी कमजोरी मान ली, एक खुले दिमाग वाला स्वभाव दिखाते हुए जिससे लोग उसकी इज्जत कर सकते थे। फैंग युआन ने सर हिलाया, एक सीरियस एक्सप्रेशन दिखाते हुए। ब्रदर चू बेहद शक्तिशाली हैं। नॉर्मल कॉम्बैट के दौरान नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन आपको पीछे हटने के लिए ये मूव इस्तेमाल करने पर मजबूर कर सकता है? मैं आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया करता हूं। नॉर्दर्न प्लेन्स का गू इमॉर्टल वर्ल्ड बेहद गहरा है। मेरी बस थोड़ी सी रेप्यूटेशन है, लेकिन मैं जितना ज्यादा कल्टिवेट करता हूं उतना ही मुझे अपनी कमी का एहसास होता है। नॉर्दर्न प्लेन्स में जरूर 5 से ज्यादा रैंक 8 गो इमॉर्टल्स हैं। रैंक 7s में
आप अनएक्सपर्ट्स में से एक हैं जो मुझे सतर्क कर सकते हैं। मैं शर्मिंदा हूं, मुझे तो आपका नाम या बैकग्राउंड भी नहीं पता। चूडू ने कड़वे एक्सप्रेशन के साथ मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बातें सिर्फ तमीज के लिए नहीं थी, वो उसके असली ख्याल थे। फैंग युआन डोमिनेशन इमॉर्टल चूडू के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन चूडू फैंग युआन के बारे में उससे भी कम जानता था। जब फैंग युआन ने स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू का इस्तेमाल किया तो उसकी स्पीड ने चूडू को हैरान कर दिया। आखिरकार लिनियर स्पीड के मामले में स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू उसी रैंक के की एस्केप गू से कंपेयर कर सकता था। चूडू एक अनुभवी रैंक 7 गू इमॉर्टल था, उसके पास कई मूवमेंट मेथड्स थे, लेकिन स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू के मुकाबले उनमें से ज्यादातर कमजोर थे। सिर्फ ये आखिरी इमॉर्टल किलर मूव, बॉडी स्ट्रेंथ ट्रैवल, ही काम कर सकता था। फैंग युआन का अंदाजा सही था, यह इमॉर्टल किलर मूव, बॉडी स्ट्रेंथ ट्रैवल, चूडू ने पीछे हटने के लिए बनाया था। लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत कम लोग चूडू को पीछे हटने पर मजबूर कर सकते थे। और क्योंकि चूडू पिछले कुछ सालों से इन गू मास्टर्स को उनके इमॉर्टल असेंशन के लिए पालने के लिए लो प्रोफाइल रख रहा था, उसने ज्यादा लड़ाई नहीं की थी। ऐसा नहीं था कि उसने इस इमॉर्टल किलर मूव की अच्छी प्रैक्टिस नहीं की थी, बल्कि इसमें बहुत सारे गू वॉर्म्स दी, इससे इस्तेमाल करना मुश्किल था। पहली बार जब चूडू ने फैंग युआन को देखा, फैंग युआन इमॉर्टल एपर्चर में ट्रिब्यूलेशन से गुजर रहा था। चूडू ने हमला किया, लेकिन फैंग युआन उससे भी तेज था, और ज्यादा रेजोल्यूशन के साथ। जब फैंग युआन चूडू की इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा था, चूडू भी आराम नहीं कर रहा था, वो भी फैंग युआन की इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके नजरिए से फैंग युआन एक ऐसा शख्स था जो जैसे पत्थर से निकला हो। नॉर्दर्न प्लेन्स में ऐसा आदमी कब से एग्जिस्ट करने लगा? और कुछ नहीं तो उसका ऑरा ही बहुत अजीब था। जब चूडू ने उससे पहली बार इमॉर्टल एपर्चर में देखा तो वो रैंक 6 था, लेकिन अब उसके पास रैंक 7 का ऑरा था। हालांकि वो एक नॉर्दर्न प्लेन्स गू इमॉर्टल था, इतना तो गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या वो ब्लड पाथ कल्टिवेट करता था या स्वॉर्ड पाथ? ये एक सवाल था जिसके बारे में चूडू बहुत क्यूरियस था। इन दोनों पाथ्स का आपस में कोई लेना देना नहीं था। अगर ये सोल पाथ और एनस्लेवमेंट पाथ, या रूल पाथ और रिस्ट्रिक्शन पाथ, या विजडम पाथ और इमोशन पाथ होता तो समझ में आता। लेकिन स्वॉर्ड पाथ और ब्लड पाथ, क्या उससे डर नहीं था कि वो एक दूसरे के काम में दखल देंगे? लेकिन फैंग युआन के पास ना सिर्फ रैंक 7 स्वॉर्ड पाथ इमॉर्टल गू था, बल्कि उसके ब्लड पाथ किलर मूव ने चूडू को भी हैरान कर दिया था। और भी। ठीक है, अगर वो ब्लड पाथ और स्वॉर्ड पाथ कल्टिवेट करता है, उससे चूडू का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके पास सच में रेकलेस सेवेज के असली मतलब को बाहर निकालने का तरीका था। चूडू ने अपना दिमाग खपा दिया था और अनगिनत कोशिशें की थी जो फेलियर में खत्म हुई। वो बस बाद में डिसाइपल्स को पालने जैसा क्रूड मेथड हाई चुन सका। असल में कौन सा मेथड इस्तेमाल किया गया था? रेकलेस सेवेज का असली मतलब, उससे ये करने के लिए जरूर विजडम पाथ अटेनमेंट की जरूरत थी। क्या इसका मतलब यह है कि उसकी विजडम पाथ अटेनमेंट भी कम नहीं थी? इस पीछा करने में, भले ही ये बहुत छोटा था, चूडू फैंग युआन को पकड़ नहीं पाया। ये देखकर कि फैंग युआन उठकर नहीं भागा बल्कि रुक गया, चूडू को लगा जैसे उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। वो एक्साइटमेंट और खुशी से भर गया। ताकत सब कुछ तय करती है, इसलिए अभी चूडू फैंग युआन को अपने बराबर का मान रहा था। फैंग युआन एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने धीरे से दोबारा कहा, एक्चुअली ट्रांजैक्शन करना नामुमकिन नहीं है। चूडू ने कुछ नहीं कहा, वो बस सुनता रहा। उसकी आंखों में जोश जल रहा था, जैसे उसकी आंखों में आग जल रही हो। लेकिन काफी देर बाद कमीना फैंग युआन बोला नहीं, वो गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। चूडू से रहा नहीं गया, उसने पूछा, मुझे यकीन है कि मेरी दौलत से तुम जरूर सैटिस्फाई होगे। फैंग युआन ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुमने हाल ही में नॉर्दर्न प्लेन्स ऑक्शन अटेंड नहीं किया था? चूडू का चेहरा जम सा गया, उसने जांचते हुए अंदाज में कहा, तो तुमने भी ऑक्शन अटेंड किया था? हैं, बिल्कुल। फैंग युआन ने खुलकर माना, ऑक्शन के दौरान मैंने तुम्हारा इस्तेमाल भी किया था। ऑफ कोर्स, दूसरी लाइन सिर्फ फैंग युआन के दिमाग में थी। तुम्हें क्या चाहिए, तुम बस बोल सकते हो? चूडू ने पूछा। कहना मुश्किल है, फैंग युआन ने आहें भरते हुए कहा। उसने तेवर चढ़ाए और एक मुश्किल एक्सप्रेशन दिखाया। चूडू बेचैन हो रहा था। अगर ये कोई और शख्स होता तो वो उससे अब तक थप्पड़ मार चुका होता। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम कह नहीं सकते, अगर मेरे पास अभी नहीं भी है तो मैं तुम्हारे लिए उसे हासिल करने की कोशिश कर सकता हूं। चूडू ने जारी रखा।
उसने पहले ही तय कर लिया था कि वो ये मेथड किसी भी कीमत पर हासिल करेगा। फैंग युआन ने फिर से आहें भरी। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैंने अभी तक सोचा नहीं है कि ब्रदर छू से क्या ट्रेड करना है। छू डू गुस्से में था। इतनी देर से तुमने इतना मुश्किल एक्सप्रेशन सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि तुमने अभी तक अपना मन नहीं बनाया? छू डू ने तेवर चढ़ाए। उसकी आवाज गहरी और धीमी हो गई जब उसने कहा, सर, क्या आप यहां सिर्फ मेरे साथ खेलने के लिए रुके थे? ब्रदर चू, गुस्सा मत होइए, ऑफ कोर्स नॉट। फैंग युआन ने तुरंत कहा, हर गु इमोर्टल के सर पर कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस मंडराते रहते हैं, हमारी अनगिनत जरूरतें होती हैं। मैंने सोचा नहीं है कि क्या और कैसे आपसे ट्रांजैक्ट करूं ताकि मेरे कल्टीवेशन के लिए सबसे ज्यादा फायदा हो। ऐसा करते हैं, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दो। अच्छी तरह से सोचने के बाद मेन ब्रदर छू को जवाब दूंगा। छू डू का चेहरा अजीब था। उसने सोचा और मजबूरी में सर हिलाया। ठीक है। चैप्टर 1063 ट्रांसफॉर्मेशन पाथ। फैंग युआन के फिगर को यूएफएक्यू में जाते देख छू डू वहीं खड़ा देखता रहा। इसे ऐसे ही जाने देना, क्या ये सही फैसला था या नहीं? छू डू की निगाहें भटक रही थीं, लेकिन जल्द ही वो खुद पर कड़वाहट से मुस्कुराया। अगर मैं इसे जाने नहीं भी देना चाहता तो मैं कर ही क्या सकता हूं? मेरे मेथड्स उससे पकड़ या यूएस तक पहुंच नहीं सकते। अगर मैं जबरदस्ती करूं तो इस आदमी के रहस्यमय बैकग्राउंड के साथ उससे डील करना मुश्किल हो सकता है, और अगर मैं उससे पकड़ भी लूं तो हो सकता है वो अपनी सोल डिस्ट्रॉय कर ले। फिर मुझे वो मेथड कैसे मिलेगा? लेकिन उसका एटीट्यूड देखकर लगता है कि वो मेरे साथ ट्रेड करने में संशय है। वरन वो पहले ही जा सकता था। वो मेरे साथ बात करने के लिए क्यों रुका? छू डू ने फैंग युआन के साथ हुई अपनी बातचीत को याद किया। उसने थोड़ी देर सोचा। उससे लगा कि फैंग युआन बहुत संशय था। भले हाई फैंग युआन ने किसी खास चीज के बारे में बात नहीं की थी और ज्यादातर बातें सिर्फ लफ्जी थीं, लेकिन ठीक इसी वजह से छू डू को लगा ये झूठे वादे करने और फायदों का यकीन दिलाने से कहीं ज्यादा सिंसियर था। ऑफ कोर्स उसका सबसे बड़ा भरोसा फैंग युआन के एटीट्यूड पर नहीं, बल्कि उसके हाथों में मौजूद फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गू पर था। ये एक रैंक 7 इमॉर्टल गू है। छू डू जैसे लेजेंडरी फिगर के पास भी ज्यादा रैंक 7 इमॉर्टल गू नहीं थे। फैंग युआन उठ कर चला गया और उससे कोई और प्रॉब्लम नहीं हुई। लैंग या लैंड स्पिरिट ने पहले हाई हेरी मैन गू इमॉर्टल्स को इमॉर्टल बैटलफील्ड किलर मूव्स सेटअप करने के लिए अरेंज कर दिया था। वहां टेलीपोर्टेशन के लिए इमॉर्टल गू फॉर्मेशंस भी इस्तेमाल किए गए थे। हालांकि फैंग युआन को छू डू से बचने में बेहद आसानी हुई, इसलिए छू डू को रोकने के लिए इमॉर्टल बैटलफील्ड किलर मूव की जरूरत नहीं पड़ी। बैटलफील्ड किलर मूव के कंपोनेंट्स को वापस लेकर फैंग युआन ने इमॉर्टल गू फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया और लंग या ब्लेस्ड लैंड वापस लौट आया। तुम्हारे पास डॉग शिट लक इमॉर्टल गू का प्रोटेक्शन था, फिर भी तुम छू डू से टकरा गए। यह कॉमन सेंस के हिसाब से नहीं है। क्या किसी ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची है? फैंग युआन को देखकर लंग या लैंड स्पिरिट ने सीधे पूछा। फैंग युआन ने तेवर चढ़ाए। उसने इस सवाल पर पहले ही सोच लिया था। डॉग शिट लक इमॉर्टल गू के प्रोटेक्शन के साथ मेरी किस्मत खराब नहीं होनी चाहिए। क्या इसलिए क्योंकि अर्थली कैलेमिटी बहुत ज्यादा खतरनाक थी? डॉग शिट लक से मिली सारी किस्मत अर्थली कैलेमिटी को काउंटर करने में इस्तेमाल हो गई? फैंग युआन के पास एक अंदाजा था, लेकिन वो लंग या लैंड स्पिरिट को ये नहीं बता सकता था। आखिरकार वो एक ह्यूमन गू इमॉर्टल था। भले ही उसने लंग या सेक्ट ज्वाइन कर लिया था, वो अब भी अलग रेसेस के उनके बीच एक दरार थी। जैसे पहले जब फैंग युआन सदर्न बॉर्डर से नॉर्दर्न प्लेन्स वापस भागा था, लंग या लैंड स्पिरिट ने मौके का फायदा उठाकर उसकी सिचुएशन का लाभ उठाया था। लेकिन अगर ऐसा है तो जिस अर्थली कैलेमिटी से मैं गुजरा हूं वो किस्मत से पहले ही काफी कमजोर हो चुकी थी। तो फिर असली अर्थली कैलेमिटी की ताकत कैसी होती? ये सोचते ही फैंग युआन को एक ठंड सी महसूस हुई। इस ट्रिब्यूलेशन में वो मौत से बाल बाल बचा था। उसकी जान खतरे में थी। ये एक क्लोज कॉल था। असल में इस अर्थली कैलेमिटी ने अर्थली कैलामिटीज के लेवल को पूरी तरह से पार कर दिया था। यहां तक कि 10 ग्रेट कैटास्ट्रफीज भी फैंग युआन की करंट अर्थली कैलेमिटी का मुकाबला नहीं कर सकती थीं। लेकिन मैंने अपनी किस्मत कई लोगों से जोड़ी है। शायद इसलिए कि डॉग शिट लक का असर कई लोगों में बंट गया था, इसलिए यह इफेक्टिव नहीं था। फैंग युआन ने सोचा, लेकिन उसने कहा, फर्स्ट सुप्रीम एल्डर सही कह रहे हैं, ये किस्मत का मसाला नहीं, किसी ने मेरे खिलाफ साजिश रची है। फैंग युआन की आइडेंटिटी यीटियन माउंटेन की लड़ाई में पहले हाई एक्सपोज हो चुकी थी। चाहे वो उसके अदरवर्ल्डली डेमन होने का राज हो या स्प्रिंग ऑटम सकाडा या फिर 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने की बात, सबको पता चल चुका था।
शैडो सेक्ट, हेवनली कोर्ट और नॉर्दर्न प्लेन्स के सारे हुआंग जिन ट्राइब्स सभी फैंग युआन के खिलाफ साजिश रच सकते थे। लैंग या लैंड स्पिरिट ने आहें भरी, चिंता उसके चेहरे पर साफ लिखी थी। उसकी आवाज गंभीर हो गई। शायद कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश नहीं कर रहा है। भूलो मत, तुम लंग या सेक्ट के मेंबर हो, और मेरा लंग या ब्लेस्ड लैंड पहले हाई एक्सपोज हो चुका है। हमने एक से ज्यादा हमले झेले हैं। कुछ समय पहले हमने डुगू इमॉर्टल्स को खो दिया। इस जगह की कीमत इतनी है कि कई एक्सपर्ट्स और फोर्सेस एक्शन ले सकती हैं। फैंग युआन थोड़ा खुश हुआ। उसके लिए यह बेहतर था अगर लैंग या लैंड स्पिरिट ऐसा सोचता। लैंग या लैंड स्पिरिट की निगाहें भटक रही थीं। उसने जल्दी अपनी बात बदली। लेकिन अगर हम विजडम गू को कोर बनाकर इमॉर्टल गू हाउस सेक्लूडेड रेजिडेंस बना सके, तो हम न सिर्फ अपनी रक्षा कर सकते हैं, बल्कि हम दुनिया के लगभग हर किसी के डिडक्शन से भी बच सकते हैं। फैंग युआन बिना कुछ बोले मुस्कुराया। तो ये बात थी। लंग या लैंड स्पिरिट इस बारे में बात करना चाहता था। लगता है वो अब भी विजडम गू पर ललचा रहा था। लेकिन अफसोस की बात है, पहले ट्रांजैक्शन में फैंग युआन ने विजडम गू नहीं बेचा था। ये सब फर्स्ट सुप्रीम एल्डर के गू वॉर्म्स की बदौलत हुआ कि मेन इस ट्रिब्यूलेशन से पार पा सका। मैं उन्हें अब आपको वापस करता हूं। इन गू वॉर्म्स ने बहुत मदद की, फैंग युआन ने कहा जब उसके इशारे पर एक बड़ी संख्या में गू उसके इमॉर्टल एपर्चर से बाहर उड़ने लगे। ऑफ कोर्स, उनकी मदद से एक मामूली अर्थली कैलेमिटी तो बच्चों का खेल है, लैंग या लैंड स्पिरिट ने गर्व से कहा। फैंग युआन ने सच नहीं बताया, लेकिन उसने झूठ भी नहीं बोला। उसने टॉपिक बदल दिया। खासकर आपका किलर मूव इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन टेम्परिंग एपर्चर, वो सच में इफेक्टिव था। लेकिन आखिर में छूट हुआ गया। ये काफी डरावना था। शुक्र है, मेन मूवमेंट के मामले में उससे थोड़ा बेहतर था। सुनते हुए लंग या लैंड स्पिरिट ने सारे गू वॉर्म्स इकट्ठा किए। हर एक को इंस्पेक्ट करने के बाद उसने अफसोस भरे लहजे में पूछा, क्या तुम सच में मुझे डांग माउंटेन और विजडम गू नहीं बेच रहे हो? ओरिजिनल ट्रांजैक्शन में लंग या लैंड स्पिरिट 3 ट्रू इनहेरिटेंसेस के बदले डांग माउंटेन, लुओपो वैली और विजडम गू लेना चाहता था। लेकिन सोचने के बाद फैंग युआन को लगा कि भले हाई रिफाइनमेंट पाथ, लक पाथ और थेफ्ट पाथ अच्छे द, वो उसके लिए पूरी तरह से सूटेबल नहीं थे। वो उसके फ्यूचर प्लान्स के साथ अच्छे से फिट नहीं बैठे थे। अगर वो सब कुछ एक्सचेंज कर लेता तो यह वर्थ इट नहीं था। हालांकि रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन टेम्परिंग एपर्चर, लक पाथ ट्रू इनहेरिटेंस का डॉग शिट लक इमॉर्टल गू और दूसरे, वो फैंग युआन को बहुत बड़ी मदद दे सकते थे। इसलिए सोचने के बाद फैंग युआन ने अपने शब्द चुने और लैंड स्पिरिट से आग्रह किया, क्या आप सच में तीनों ट्रू इनहेरिटेंसेस मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं? ट्रू इनहेरिटेंसेस में कई इमॉर्टल गू हैं। अगर मैं उन्हें ले लूं तो क्या लंग या सेक्ट को बाद में उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी? लैंग या लैंड स्पिरिट भी उन्हें जाने देना नहीं चाहता था। जैसे कि डॉग शिट लक इमॉर्टल गू, उससे लॉन्ग हेयर एंसेस्टर ने जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के मरते हाई रिफाइन कर लिया था। उसके बाद डॉग शिट लक इमॉर्टल गू लैंग या ब्लेस्ड लैंड की रक्षा कर रहा था। पिछले लंग या लैंड स्पिरिट को गू रिफाइन करते वक्त बहुत बड़ी मदद दे रहा था। साथ ही इसने लंग या ब्लेस्ड लैंड को अनगिनत ए फाटन और खतरों से बचाया। हालांकि अगर लैंग या लैंड स्पिरिट उन्हें ऑफर नहीं करता तो इन ट्रू इनहेरिटेंसेस की वैल्यू बहुत कम होती। उन्हें फैंग युआन के 3 खजानों के बदले कैसे ट्रेड किया जा सकता था? इसलिए फैंग युआन ने फिर से आग्रह किया, फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, जब हम दोनों ही नहीं चाहते तो क्यों ना हम वो ले जिसकी हमें जरूरत है। चलो हर एक का एक हिस्सा डील करते हैं। ओह, साफ साफ समझाओ, लैंग या लैंड स्पिरिट ने कहा। फैंग युआन ने अपनी नियत के बारे में बताया तो लैंग या लैंड स्पिरिट ने माना कर दिया, ना, बिल्कुल नहीं। तुम तीनों ट्रू इनहेरिटेंसेस के सबसे जरूरी हिस्से मांग रहे हो और बदले में सिर्फ लुओपो वैली दे रहे हो। ये तो बहुत बड़ा घाटा है। बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। फैंग युआन मुस्कुराया। लंग या लैंड स्पिरिट के साथ नेगोशिएट करना जारी रखा। लैंग या लैंड स्पिरिट नेगोशिएशंस में अच्छा नहीं था। उसकी बेसलाइन फैंग युआन ने थोड़ी ही जांच पड़ताल के बाद पहचान ली थी। ऐसी सिचुएशन में लैंड स्पिरिट गू इमॉर्टल्स के मुकबल सिंपल और डील करने में आसान था। आखिर में फैंग युआन और लंग या लैंड स्पिरिट एक समझौते पर पहुंचे। फैंग युआन ने ऑफिशियली लुओपो वैली को लंग या लैंड स्पिरिट को बेच दिया, जबकि उसने डॉग शिट लक इमॉर्टल गू, ब्लड एसेट इमॉर्टल गू और डार्क लिमिट इमॉर्टल गू, यह 3 रैंक 6 इमॉर्टल गू हासिल किए। लैंग या सेक्ट पर उसका कर्ज चुकता हो गया और उसने अपनी कमजोरियों को ठीक करने के लिए बड़ी संख्या में मोर्टल गू और इमॉर्टल गू उधार लिए, और सबसे जरूरी, इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन टेम्परिंग एपर्चर और ट्रिपल लेयर्ड स्वॉर्ड वेव बनाने के लिए जरूरी गू वॉर्म्स।
और सच में इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन टेम्परिंग एपर्चर और ट्रिपल लेयर्ड स्वॉर्ड वेव ट्रिब्यूलेशन के दौरान फैंग युआन के लिए बेहद मददगार साबित हुए। भले ही ये ट्रांजैक्शन हो गया था, लंग या लैंड स्पिरिट अभी भी डांग माउंटेन और विजडम गू पर ललचा रहा था। इस बार लैंड स्पिरिट ने उन्हें खरीदने की अपनी इच्छा फिर से जाहिर की। लेकिन क्या फैंग युआन मानता? फिर भी वो लंग या लैंड स्पिरिट को बहुत सख्ती से माना नहीं कर सकता था। उसने सोचा और ध्यान से कहा, मेरा अभी इन दोनों को बेचने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर मुझे फ्यूचर में कोई मुश्किल आती है और सिचुएशन ऐसी हो तो मैं उन्हें फर्स्ट सुप्रीम एल्डर के साथ ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। लैंग या लैंड स्पिरिट कुछ कहने ही वाला था। फैंग युआन ने अपना हाथ हिलाया, तेजी से कहा, मैं इन दोनों खजानों को लंग या ब्लेस्ड लैंड में ही छोड़ूंगा। मैं उन्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, मैं उन्हें सेक्ट को इस्तेमाल के लिए उधार दूंगा, हमारे पिछले एग्रीमेंट के मुताबिक। चिंता मत कीजिए फर्स्ट सुप्रीम एल्डर। विजडम गू को लंग या सेक्ट को उधार देने का मतलब था कि लंग या लैंड स्पिरिट उससे खिलाएगा। इसने फैंग युआन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जहां तक डांग माउंटेन का सवाल है, उससे अपने इमॉर्टल एपर्चर में न रखना ही बेहतर था। फेमस माउंटेन्स या नदियां हेवन एंड अर्थ की पर बहुत बड़ा बोझ डालती थीं। यही बात हेवन एंड अर्थ के सक्लूडेड डोमेन्स पर भी लागू होती थी। सबसे जरूरी, शैडो सेक्ट को डांग माउंटेन और लुओपो वैली के बारे में साफ जानकारी थी। अगर उन्होंने फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल करके फैंग युआन के इमॉर्टल एपर्चर में टेलीपोर्ट कर लिया तो ये एक भयानक सिचुएशन होती। लैंग या लैंड स्पिरिट मानने को तैयार नहीं था। उसने इस टॉपिक को छेड़ना जारी रखा। लेकिन फैंग युआन कौन था? वो एक ऐसा शख्स था जिसके पास 500 से ज्यादा सालों की जिंदगी से निखर कर आई नेगोशिएशन स्किल्स थीं। सिंपल लैंग या लैंड स्पिरिट उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। लंबी बातचीत के बाद फैंग युआन ने अपने कई कल्टिवेशन रिसोर्सेज वापस ले लिए जो लंग या लैंड स्पिरिट के पास रखे थे, जैसे कि इरी फायर ड्रैगन पाइथन्स, रिग्रेटफुल स्पाइडर्स, ड्रैगन फिश, एरो बैम्बू फॉरेस्ट। ये सब हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड या स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड से यह रेवेन्यू के सोर्सेज जो सिर्फ गट्स गू से हाई कम थे। शुरू से आखिर तक फैंग युआन ने लंग या लैंड स्पिरिट से किलर मूव इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन टेम्परिंग एपर्चर बेचने के बारे में नहीं पूछा। चूडू, वो फैंग युआन के लिए बस एक बैकअप प्लान था। भले ही उन्होंने इन्फॉर्मेशन पाथ गू वॉर्म्स एक्सचेंज किए थे और कम्युनिकेट कर सकते थे, फैंग युआन पहले ही जा चुका था। वो किसी भी इन्फॉर्मेशन पाथ मेथड से बंधा हुआ नहीं था। क्या आगे के ट्रांजैक्शंस फैंग युआन के मूड पर डिपेंड नहीं करते? जहां तक रैंक 7 फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गू की बात है, ही वो बस एक रैंक 7 इमॉर्टल गू था। तो क्या हुआ अगर वो उससे वापस नहीं ले पाया? आम गू इमॉर्टल्स रैंक 7 इमॉर्टल गू को खजाना मानते थे, लेकिन फैंग युआन के पास तो विजडम गू जैसा रैंक 9 इमॉर्टल गू भी था। उसका नजरिया नेचुरल तौर पर अलग था, खासकर जब उसने कुछ समय पहले यंग वुजी को अपने लगभग सारे इमॉर्टल गू खो दिए थे। सिर्फ एक रैंक 7 फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गू अन सभी इमॉर्टल गू के सामने फीका पड़ गया। चूडू को फैंग युआन के बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता था। उसने फैंग युआन को कम आंका। कुल मिलाकर इस बात के बहुत कम चांस थे कि फैंग युआन चूडू के साथ ट्रेड करेगा। रेकलेस सेवेज का असली मतलब फैंग युआन के लिए एक रैंक 7 इमॉर्टल गू से कहीं ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अब जिस रास्ते पर मैं चलने वाला हूं वो है ट्रांसफॉर्मेशन पाथ। फैंग युआन ने इस पर गहरी सोच की थी। उसने इस पर अच्छी तरह से विचार किया था। ट्रांसफॉर्मेशन पाथ, यह अब उसके लिए सबसे सूटेबल पथ था। चैप्टर 1064 आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल। फैंग युआन ने ट्रांसफॉर्मेशन पाथ क्यों चुना? यीटियन माउंटेन की लड़ाई के बाद फैंग युआन को एक जिंदा शरीर मिला था। वो सबसे जरूरी सवाल पर विचार कर रहा था कि अब से वो कौन सा पथ चुनने वाला है। अपनी पिछली लाइफ में उसने ब्लड पाथ चुना था, क्योंकि ब्लड पाथ से ग्रोथ तेजी से होती थी और वो बहुत पावरफुल था। वो लड़ते लड़ते ग्रो कर सकता था और उसके लिए रिसोर्सेज की जरूरत भी कम थी। इसके अलावा उसकी पिछली लाइफ में यही उसकी एक लौटी अच्छी किस्मत की मुलाकात थी। उसके सबसे अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स ब्लड पाथ में हाई थे। दोबारा जन्म लेने के बाद उसने ब्लड पाथ छोड़कर स्ट्रेंथ पाथ चुना, क्योंकि अभी 5 रीजन्स का केओटिक वॉर पीरियड नहीं था। रीजन्स अभी भी ऑर्डरली थी और ब्लड पाथ फल फूल नहीं सकता था। एक और वजह थी उसकी किस्मत की मुलाकातें। फैंग युआन ने अपनी यादों को टटोला और कुछ समय के लिए अपने लिए सबसे अच्छे मौके ढूंढे। इत्तेफाक से ये सारे मौके स्ट्रेंथ पथ से जुड़े हुए थे। असल में चाहे ब्लड पाथ हो या स्ट्रेंथ पाथ, दोनों में कमियां थीं। ब्लड पाथ की हालत खराब थी, लोग उससे नफरत करते थे। कोई भी गू इमॉर्टल या गू मास्टर जो ब्लड पाथ कल्टिवेट करता, उस पूरी दुनिया साइड कर देती। स्ट्रेंथ पाथ का जमाना जा रहा था।
भले हाई डोमिनेशन इमोर्टल चूडू ने ह्यूमन जून स्ट्रेंथ ब्रांच जोड़ी, लेकिन इसके डिक्लाइन को रोका नहीं जा सका। सच कहूं तो यह दोनों पाथ सबसे अच्छे चॉइसेस नहीं थे। फैंग युआन ने निष्कर्ष निकाला, दोबारा जन्म लेने के बाद उसकी किस्मत की मुलाकातें काफी थीं। विजडम पाथ, लक पाथ, थेफ्ट पाथ, ये मौके भी बहुत हाई ग्रेड के थे, जैसे कि डांग फैंग चैंग फैन का विजडम पाथ इनहेरिटेंस या स्टार लॉर्ड वैन शियांग का स्टार पाथ इनहेरिटेंस। स्टार पाथ और विजडम पाथ, यह दोनों पाथ्स ब्लड पाथ और स्ट्रेंथ पाथ से कहीं बेहतर थे। एक इनहेरिटेंस होना और ना होने से आउटकम्स में जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। पहला आपको पूर्वजों की बुद्धि का इस्तेमाल करके निडर होकर आगे बढ़ने देता है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। दूसरे में आप खुद एक्सप्लोर करते हैं, अनजान दुनिया में आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है और धीरे धीरे अपना रास्ता ढूंढना पड़ता है। अगर फैंग युआन को ये दोनों ट्रू इनहेरिटेंसेस अपनी पिछली लाइफ में मिले होते, जब तक सिचुएशन इजाजत देती, उसने डोंग फैंग चैंग फैन के विजडम पाथ इनहेरिटेंस को में फोकस बनाया होता, साथ में स्टार लॉर्ड वैन शियांग के स्टार पाथ इनहेरिटेंस और ब्लड सी एंसेस्टर के ट्रू इनहेरिटेंस को सपोर्ट के लिए रखा होता। वो एक विजडम पाथ गु इमोर्टल बनता, क्योंकि प्रोस्पेक्ट्स के मामले में डोंग फैंग चैंग फैन का विजडम पाथ इनहेरिटेंस सबसे अच्छा था। विजडम पाथ गु इमोर्टल संख्या में कम, द गु इमोर्टल वर्ल्ड में उनकी बहुत वैल्यू थी। बहुत पॉपुलर होने के साथ साथ उनसे कई लोग गहरी दर भी रखते थे। लेकिन चुनने का रास्ता सिर्फ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर डिपेंड नहीं करता, आपकी तुरंत की जरूरतें भी जरूरी होती हैं। डोंग फैंग चैंग फैन का विजडम पाथ इनहेरिटेंस एक हेवनली कोर्ट रैंक 8 गु इमोर्टल से आया था, ये कई पीढ़ियों से चला आ रहा था, प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे थे। लेकिन इस इनहेरिटेंस में एक कमजोरी थी, ये लड़ाई में आचा नहीं था। इस ट्रू इनहेरिटेंस का सबसे बड़ा एडवांटेज डिडक्शन में महारत थी। इस कमजोरी को पूरा करने के लिए डोंग फैंग चैंग फैन ने इमोर्टल किलर मूव मिरियड स्टार फायरफ्लाइज बनाया, उसकी कमजोरी कम हो गई। डोंग फैंग चैंग फैन का रास्ता फैंग युआन के लिए सूटेबल नहीं था, क्योंकि वो हर तरफ से खतरे का सामना कर रहा था। यिंग वू जी, शैडो सेक्ट की बची कुछ ही फोर्सेस, हेवनली कोर्ट, सेंट्रल कॉन्टिनेंट के दास महान पुराने सेक्ट्स, नॉर्दर्न प्लेन्स के हुवांग जिन ट्राइब्स, फैंग युआन के कई दुश्मन थे। खासकर ही टियन माउंटेन की लड़ाई के बाद फैंग युआन के राज एक्सपोज हो गए थे, चाहे वो स्प्रिंग ऑटम सकारा हो, उसका अदरवर्ल्डली डेमन स्टेटस हो, या इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड का जुर्म, वो लगभग पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका था। इसलिए फैंग युआन को ना सिर्फ अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में सोचना था, उससे अपनी परिस्थितियों पर भी विचार करना था। कुछ मामलों में उसकी तुरंत की जरूरतें उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स से ज्यादा जरूरी थीं। अपनी परिस्थितियों से निपटने की काबिलियत के बिना भले ही उसके प्रोस्पेक्ट्स बहुत बड़े हों, ये बेकार था, वो उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अभी फैंग युआन को हाई बैटल स्ट्रेंथ की जरूरत थी। मेटल पाथ, फायर पाथ, लाइटनिंग पाथ, स्वॉर्ड पाथ, ब्लड पाथ, इन 5 पाथ्स को सबसे ज्यादा बैटल स्ट्रेंथ वाले पाथ्स के रूप में जाना जाता था। पहले 3 बहुत लंबे समय से मेनस्ट्रीम रहे थे। बाद के 2, चाहे स्वॉर्ड पाथ हो या ब्लड पाथ, उनका इतिहास बहुत छोटा था, उन्हें नया माना जाता था। स्वॉर्ड पाथ में बो किंग था, जबकि ब्लड पाथ में ब्लड सी एंसेस्टर, लेकिन इन दोनों के अलावा कुछ खास लोग नहीं थे। इसलिए इन दोनों पाथ्स की नींव दूसरे 3 से मैच नहीं कर सकती थी। फैंग युआन के लिए चाहे मेटल पाथ, फायर पाथ या लाइटनिंग पाथ हो, उसका अटेनमेंट लेवल आम था, उसके पास उनके लिए कोई इनहेरिटेंस नहीं था। इसके विपरीत वो एक ब्लड पाथ ग्रैंड मास्टर था, और भले ही उसका स्वॉर्ड पाथ अटेनमेंट लेवल आम था और कोई इनहेरिटेंस नहीं था, उसके पास बुकिंग के कई इमोर्टल गु थे। सभी पाथ्स का अटेनमेंट लेवल विचार करने के लिए एक जरूरी एलिमेंट था। बिना इनहेरिटेंस के अगर व्यक्ति का अटेनमेंट लेवल ऊंचा हो, तो वो नए तरीके इनोवेट और क्रिएट कर सकता है। लेकिन बिना इनहेरिटेंस के ये करना मुश्किल होगा, व्यक्ति को टैलेंट और क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। फैंग युआन के स्ट्रेंथ पाथ, ब्लड पाथ, विजडम पाथ और स्टार पाथ अटेनमेंट लेवल्स सभी ग्रैंड मास्टर पर द, जिसमें ब्लड पाथ उसकी पिछली लाइफ की नींव से आया था। स्ट्रेंथ पाथ दोनों जीवनों में जमा किया गया था, जबकि विजडम पथ और स्टार पथ इत्तेफाक से माइल्ड, उनके अटेनमेंट लेवल्स को तेजी से बढ़ाने के लिए ड्रीम रेल्म का इस्तेमाल करके। रिफाइनमेंट पाथ क्वाजी ग्रैंड मास्टर पर था, ये गु इमोर्टल्स के बीच भी अच्छा था। एंस्लेवमेंट पाथ मास्टर लेवल पर था, गु इमोर्टल्स के बीच ये इंप्रेसिव नहीं था। लक पाथ क्वाजी मास्टर था, जबकि उसके ज्यादातर दूसरे पाथ्स आमद, जैसे स्वॉर्ड पाथ, लाइट पाथ, डार्क पाथ और दूसरे, या बिल्कुल खाली, जैसे फैंटम पथ। अटेनमेंट लेवल के मामले में
उससे यूएस पद पर जाना चाहिए था जिसका ग्रैंडमास्टर अटेनमेंट लेवल सबसे ऊंचा हो, इन चारों में से एक। लेकिन ब्लड पथ को भूल जाओ या गिरते हुए स्ट्रेंथ पथ को, विजडम पाथ और स्टार पाथ बैटल स्ट्रेंथ में खास नहीं थे, भले ही उसके पास उनके इनहेरिटेंसेस दी फैंग युआन के जमा किए इमोर्टल गू सभी खो चुके थे। अगर इन इनहेरिटेंसेस में इमोर्टल गू अभी तक रिफाइन नहीं किए गए थे तो फैंग युआन उन्हें फ्यूचर में धीरे धीरे रिफाइन कर सकता था। लेकिन ये इमोर्टल गू अब यिंग वूजी के हाथों में थे, उससे नहीं पता था कि कौन से पहले हाई डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इस सिचुएशन में उसके फ्यूचर कल्टिवेशन के लिए एक बहुत बड़ी बाधा थी। अगर वो रिस्क लेकर इमोर्टल गू रिफाइन करने को तैयार भी होता, क्योंकि एक ही हो सकता था, शायद वो सफल ना होता। इन सभी विचारों के साथ फैंग युआन एक अजीब स्थिति में था। यी टियन माउंटेन की लड़ाई के बाद जब अपने फ्यूचर पथ के बारे में सोच रहा था, फैंग युआन को गहरी उलझन महसूस हुई। जब उससे धीरे धीरे इस शरीर की गहराई का एहसास हुआ, तभी उसकी उलझन दूर होने लगी, वो फिर से उम्मीद देख सकता था। उससे पहले एहसास हुआ कि उसके शरीर में 1000 से ज्यादा डाउ मार्क्स हैं, सभी पाथ्स के। ये कोई असाधारण बात नहीं थी। जब गू इमोर्टल्स ट्रिब्यूलेशन से गुजरते हैं तो उनके इमोर्टल एपर्चर्स में ट्रिब्यूलेशंस की वजह से हर तरह के डाउ मार्क्स बनते हैं, बस ये था कि एक या डू टाइप की संख्या सबसे ज्यादा होती थी। सबसे जरूरी बात यह थी, उसके डाउ मार्क्स एक दूसरे से टकराते नहीं थे, वो एक दूसरे को कमजोर नहीं करते थे। ये तो कमाल ही था। जब फैंग युआन को पहली बार यह एहसास हुआ तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी अच्छी चीज हो सकती है। इसने कल्टीवेशन के कन्वेंशनल ज्ञान को उलट दिया था। अगर वो लोगों को इसके बारे में बताता तो वो सोचते कि वो बकवास कर रहा है। लेकिन सॉवरन इमोर्टल फीटस गू के बारे में सोचते हुए, एक रैंक 9 इमोर्टल गू जिसे स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल और शेडो सेक्ट ने 10,000 सालों तक तैयार किया था, उनके काम का सार। इस तरह से इसका कॉमन सेंस के खिलाफ जाना अजीब नहीं था। इसके बाद फैंग युआन बेहद खुश हुआ। ये फायदा दूसरों के लिए नहीं, खुद उसके लिए था। सिर्फ इस एक पॉइंट से वो हर पथ कल्टिवेट कर सकता था। बहुत पहले फैंग युआन ने एक बार डू इमोर्टल एपर्चर्स कल्टिवेट करने की प्लानिंग की थी, एक टाइम पाथ के लिए और दूसरा स्ट्रेंथ पथ के लिए। लेकिन सॉवरन इमोर्टल एपर्चर इससे कहीं ज्यादा अजीब था, वो हर पथ कल्टिवेट कर सकता था, इतिहास की शुरुआत से हर एक पथ जो एग्जिस्ट किया है। ये तो सपने जैसा था। इतिहास में यहां तक कि इमोर्टल वेनरेबल्स और डेमन वेनरेबल्स ने भी मुख्य रूप से एक पथ कल्टिवेट किया, दूसरा सेकेंडरी था। भले हाइगू इमोर्टल्स कई पाथ्स कल्टिवेट करते थे, नतीजा अक्सर ये होता था कि वो अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाने के बाद फेलियर में खत्म हो जाते थे। क्योंकि उनके डाउ मार्क्स एक दूसरे का विरोध करते थे, वो जितना ज्यादा कल्टिवेट करते, कॉन्फ्लिक्ट उतना ही बढ़ता, इसका कोई फायदा नहीं था। लेकिन फैंग युआन को ये प्रॉब्लम नहीं थी, वो हर पथ कल्टिवेट कर सकता था, जीरो कॉन्फ्लिक्ट था, उसके प्रोस्पेक्ट्स उज्ज्वल द। उसने इतिहास के इमोर्टल वेनरेबल्स और डेमन वेनरेबल्स को पीछे छोड़ दिया था। फैंग युआन जल्द हाई शांत हो गया। संभावना सुंदर थी, लेकिन हर पाथ कल्टिवेट करना बस एक अद्भुत सपना था। यूज जरूरी टाइम, रिसोर्सेज, मेहनत और सबसे इंपॉर्टेंट, एक शांत और सुरक्षित कल्टिवेशन एनवायरनमेंट पर भी ध्यान देना था। फैंग युआन के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। उसके पास सीमित मेहनत और रिसोर्सेज द और टाइम नहीं था। उसके दुश्मन 5 रीजन्स में थे, जिसमें नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमोर्टल्स जो कॉम्बैट में सबसे स्किल दी, दुनिया का नंबर 1 गू इमोर्टल ऑर्गेनाइजेशन हेवनली कोर्ट, सेंट्रल कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करने वाले 10 महान पुराने सेक्ट्स और अनगिनत लोग जो उसके पास मौजूद लकपाथ ट्रू इनहेरिटेंस पर ललचा रहे थे। उसके प्रोस्पेक्ट्स शानदार थे, लेकिन हर तरफ खतरा मंडरा रहा था। अपना खुद का पद बनाने की तो भूल ही जाओ। फैंग युआन के पास वो नींव नहीं थी। वो अभी अवेलेबल पाथ्स में से सिर्फ एक चुन सकता था और उसी पर आगे बढ़ सकता था। ज्यादा से ज्यादा वो एक दूसरा कल्टिवेट कर सकता था। इससे ज्यादा और सिचुएशन इजाजत नहीं देती। उसका टाइम और मेहनत बर्बाद हो जाती और वो अपनी ही बर्बादी को दावत दे रहा होता। सभी पाथ्स में से कौन सा पाथ फैंग युआन को बड़ी बैटल स्ट्रेंथ हासिल करने और अपनी महारत दिखाने देता, साथ ही उसके अटेनमेंट लेवल और इनहेरिटेंसेस को भी ध्यान में रखते हुए? सोचने के बाद फैंग युआन के दिमाग में एक ही पथ बचा। वो था ट्रांसफॉर्मेशन पाथ। ट्रांसफॉर्मेशन पाथ को हर पथ को प्रोजेक्ट करने वाला पथ कहा जाता था। ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गू इमोर्टल्स मेटल पाथ, लाइट पाथ, स्वॉर्ड लाइट, लाइट पाथ और दूसरे सभी पाथ्स के अस्तित्व में ट्रांसफॉर्म हो सकते थे। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन पथ में एक कमी थी जो आज तक चली आ रही है। वो ये थी कि जब ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गू इमोर्टल्स दूसरे जीवों में ट्रांसफॉर्म होते,
तो उन्हें अन डाउ मार्क्स से छुटकारा पाना पड़ता था ताकि उनके डाउ मार्क्स एक दूसरे के काम में दखल ना दें। ये कमी फैंग युआन के लिए एग्जिस्ट हाई नहीं करती थी। सॉवरन इमॉर्टल फीटस गु की वजह से उसके डाउ मार्क्स आपस में मिल जुलाई कर रहते थे। जबकि जय ने उसका पीछा किया तो उसने ये तक सोच लिया था कि फैंग युआन रेकलेस सेविज डेमन वेनरेबल के अनरिस्ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मेशन के सीक्रेट का मालिक है। ये कहा जा सकता है ट्रांसफॉर्मेशन पाथ फैंग युआन के एडवांटेज को सबसे ज्यादा दिखा सकता था। ये तक कहा जा सकता है फैंग युआन इस समय नहीं, वो इतिहास के सिर्फ 2 लोगों में से एक था जो ट्रांसफॉर्मेशन पाथ कल्टिवेट करने के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल थे। और भी कमाल की बात, एक बार उसने ट्रांसफॉर्मेशन पाथ कल्टिवेट कर लिया तो उसके डाउ मार्क्स के आपस में ना टकराने का सीक्रेट पूरी तरह से छिप जाएगा। फैंग युआन ट्रांसफॉर्म होने के बाद सभी पाथ्स के इमॉर्टल गु का इस्तेमाल कर सकता था बिना किसी शक को आकर्षित किए, और ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो अन पाथ्स के इमॉर्टल गु का इस्तेमाल कर सकता था और एक एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट प्राप्त कर सकता था। जैसे कि कई स्वॉर्ड पाथ डाउ मार्क्स हासिल करने के लिए एक स्वॉर्ड पाथ बीस्ट बनना और फिर स्वॉर्ड पाथ इमॉर्टल गु इस्तेमाल करके पावर में और भी ज्यादा एम्प्लीफिकेशन हासिल करना। भले हाई फैंग युआन का ट्रांसफॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट लेवल ऊंचा नहीं था, तो क्या उसके पास रेकलेस सेवेज का असली मतलब जो था? भले हाई फैंग युआन के पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन पाथ इनहेरिटेंस नहीं था, ये कोई मुद्दा नहीं था। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन पाथ किलर मूव्स हासिल करना आसान था। किसी दूसरे फॉर्म में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होना खुद में ट्रांसफॉर्मेशन पाथ का एक किलर मूव था। जहां तक ट्रांसफॉर्मेशन पाथ के इमॉर्टल गु की बात है, उन्हें सभी पाथ्स में रिफाइन करना सबसे आसान था। फैंग युआन के लिए वो उन्हें तेजी से जमा कर सकता था और दोबारा शुरुआत कर सकता था। इसके अलावा फैंग युआन के दूसरे विचार भी थे, जैसे कि लंग या ब्लेस्ड लैंड। ये लंग या लैंड स्पिरिट एक हेरी मन की आइडेंटिटी को बहुत महत्व देता था। अगर फैंग युआन ने कल्टिवेशन में सफलता हासिल कर ली तो वो उसके विश्वास जीतने के लिए एक हेरी मैन गो इमॉर्टल में बदल सकता था, उससे और सपोर्ट मिलता। फ्यूचर में जब यूएस पर हमला हो तो वो दूसरों को धोखा देने के लिए दूसरी चीजों या लोगों में बदल सकता था। अगर उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती और वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी के साथ कुछ नहीं कर पाता तो वो खुद को छिपाकर दुनिया में सुरक्षित घूमना जारी रख सकता था। आज से मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गु इमॉर्टल हूं। चैप्टर एंड।